नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नश्र करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने तीसरी मरतबा जीती है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि रोहित शर्मा की ज़ेर क़यादत टीम ने जो कारनामा अंजाम दिया है, सारे मुल्क में खुशियाँ मनाई जा रही है, जश्न का मनाजिर देखे जा रहे हैं। और ना छोटा ना बड़ा, ना बच्चे ना बूढ़े ना जवान ना ख़वातीन, तमाम की तमाम हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी पर खुशियाँ मना रही है। लेकिन आपको बता दूं, एक तरफ हिंदुस्तानी टीम की कामयाबी की खुशियाँ हैं तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में फ़िरका परस्ती का जो जहर है वो बढ़ता ही जा रहा है। योगी आदित्यनाथ, जिन्हें योगी कहने में भी हमें सोचना पड़ता है, तो बहरहाल आदित्यनाथ आप देखेंगे कि किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह का जहर उगलते हैं। उन्होंने कह दिया है कि क्या जुमा कैंसिल नहीं किया जा सकता है। जुमे की अहमियत को उन्होंने घटाने की कोशिश की है। बहरहाल उस बेचारे को कुछ नहीं मालूम कि जुमा क्या होता है, नमाज क्या होती है और इस्लाम में नमाज जुमा की अहमियत क्या होती है। तो बहरहाल उसे खुद ये कसूर जो है हमारे उलमा का है, हमारे जो स्कॉलर्स हैं उनका है। कम से कम ये आदित्यनाथ अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो कम से कम उसे कुरान मजीद का नुस्खा देना चाहिए या फिर अहादीस पाक का जो मजमुआ है वो उसे पेश करना चाहिए। उसे बताना चाहिए कि दीन इस्लाम में क्या सच्चाई है, दीन इस्लाम किस तरह का हक्कानियत वाला दीन है, ये उसे समझाना चाहिए। और उसे ये बताना चाहिए कि आज जो दुनिया साफ सफाई की बात कर रही है, अपने आप को साफ सुथरा रखने की बात कर रही है, जरासीम से महफूज रखने की बात कर रही है, दीन इस्लाम में किस तरह सफाई की अहमियत बयान की गई है। और यहाँ तक उसे ये भी बताना चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सारे, सिर्फ उम्मत को नहीं बल्कि सारे इंसानियत को बताया कि पानी किस तरह पिया जाए, खाना किस तरह खाया जाए और किस तरह बीमारियों से खुद को महफूज रखा जाए। तो बहरहाल आदित्यनाथ का कसूर नहीं है, वो बेचारा लाइल्म है, जाहिल है, उसे कुछ पता ही नहीं है कि दीन इस्लाम क्या है। अगर वो दीन इस्लाम के बारे में जानता तो कभी ये नहीं कहता कि जुमे को कैंसिल कर दिया जाए। और आप देखेंगे कि जहर किस तरह, ये लोग असल क्या है, सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए जहर उगल रहे हैं। और एक पुलिस वाला, एक आला और पुलिस वज़ीर है जो कहता है कि हर साल में जुमे तो 52 आते हैं लेकिन होली एक मरतबा आती है। तो अगर होली एक मरतबा आती है तो फिर अपने तौर पे मनाओ, दूसरों को तंग करना कि क्या सवाल पैदा होता है, क्या बात है, इसमें क्या मंतिक है, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे। जिस तरह फिरका परस्त दरिंदे हमारे मुल्क की सरजमीन, पाक सरजमीन पर मौजूद है, पाकीज़ा सरजमीन पर मौजूद है, और आप देखेंगे कि उसी तरह अच्छे लोग भी सरजमीन पर पाए जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हिंदुस्तान ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराया, सारा हिंदुस्तान खुश हुआ। और आपको ये भी बता दूं कि उस वक्त जबकि यहाँ फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा था, दुबई के स्टेडियम में मोहम्मद शमी की वालदा मोहतरमा यानी वालिदा माजिदा यानी माँ के पैर मोहम्मद शमी नहीं बल्कि विराट कोहली छू रहे थे। यानी उनकी माँ के, आप अंदाज़ा कीजिए कि अपने साथी खिलाड़ी की वालदा वहाँ पर मौजूद थी। और ये हिंदुस्तानी तहजीब है कि यहाँ पर बड़ों का एहतराम किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, बल्कि ये देखा जाता है कि कौन बड़ा है। तो बहरहाल मोहम्मद शमी की वालदा मोहतरमा दुबई पहुँची थी ताकि फाइनल मैच का मुशाहिदा करें। उस वक्त विराट कोहली ने, जिनका सानी नहीं है आलम क्रिकेट में, उन्होंने उनके पैर छुए और उनकी दुआएं ली। तो सजा साहब, आप देखेंगे कि ये जो वाक़या विराट कोहली का पेश आया है, मैं तो समझता हूं कि ये फिरका परस्त दरिंदों के चेहरों पर एक जोरदार तमाचा है, चाहे वो किसी आला ओहदे पर क्यों ना बैठे हों। जी बिल्कुल, यकीनन आज बीजेपी जिस तरह की जो है, देखिए ऐसा मालूम होता है कि लोग जो है आपस से बाहर हो गए हैं। ख़ास तौर पे बीजेपी के जो है जो हुक्मरान हैं, चाहे वो यूपी के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो आसाम के चीफ मिनिस्टर हों, चाहे जो है कहीं और का जो जहाँ जहाँ बीजेपी की इक़्तिदार में है बीजेपी, वहाँ के लोग हों, तो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं बड़ी ही जो है, और सबसे ज़्यादा अलमिया इस बात का है, अफसोस इस बात का है कि योगी आदित्यनाथ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है
बदज़बानी की जो है मिसालें कायम कर रहे हैं। जी जैसे कि इससे पहले भी उन्होंने कहा कि क्या हम जो है उर्दू पढ़ा के मौलवी या खटमुल्ला बनाएंगे, जी जी ये इसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते। तो इस तरीके से उन्होंने मौलवी खटमुल्ला जिस तरह के नाम मुसलमानों के लिए ले रहे हैं, ये बहुत ही जो है शर्मनाक बात है। एक चीफ़ मिनिस्टर को, जो सारी रियासत का चीफ़ मिनिस्टर होता है, उसको इस तरह की बदअखलाक़ी बदज़ुबानी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब अब जुमा का मसला आया, होली जुमा के दिन पड़ रही है, तो संभल का एक जो है सर्कल इंस्पेक्टर बोलता है, पुलिस अफसर बोलता है कि जो है जुमा तो हर हफ्ते आता है, जुमा तो साल में 52 जुमा आते हैं। तो उसकी जो है तायीद में अगर चीफ मिनिस्टर ये कहें कि क्या जुमा को जो है पढ़ना ज़रूरी है, तो ये भी जो है बहुत ही अफसोसनाक बात है। देखिए, मुसलसल कहा जा रहा है कि जिस तरह का जो है इनका एजेंडा है, या जिस तरह की इनकी शरंगेज़ी है, या जिस तरह की इनकी बातें हैं, ये बहुत ही तशवीशनाक हैं। अब बिला जवाज़, बिला वजह, बिला किसी जो है मकसद के आप जो है मुसलमानों के मामलात में मुदाखलत करने लगते हैं। उत्तराखंड की जो है हुकूमत ने, बीजेपी की हुकूमत ने एकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया, और एकसा सिविल कोड के लिए टारगेट किसको बनाया गया? मुसलमानों को। और फिर जो है यहाँ यूपी में हम देख रहे हैं कि किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही जो है शर्मनाक बात है। तो बहरहाल इस शर्मनाक माहौल में भी उम्मीद की किरण नज़र आती है, जब जो है मोहम्मद शामी की वालदा के जो है पाँव एक और जो है शानदार क्रिकेटर विराट कोहली जो है उनके पाँव छू लेते हैं, तो हमें इस बात का जो है एहसास होता है कि इस मुल्क के अवाम शरपसंद या फिर जो है नफ़रत नहीं करते, बल्कि इस मुल्क के कुछ गिनी चुने जो है कुछ क़यादतें हैं जो इस तरह का माहौल पैदा करके अपना सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश करते हैं। और वो उसमें जो है बहुत सारे लोग शामिल हैं, हम नाम क्यों लें यहाँ पे, कुछ तो खुद ही बोल के जो है अपने आप को बदनाम करवा रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंसानियत का सवाल है, ये नहीं देखती कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन पारसी है, कौन जैन है, बल्कि इंसानियत ये देखती है कि कौन इंसान है। तो आप अंदाज़ा कीजिए, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना शानदार मुल्क है, इतना अजीम मुल्क है, अजीम रिवायतों का हामिल मुल्क है, और यहाँ पर हमेशा इंसानियत का राज रहा है। और आपको इस सिलसिले में आपको बताते हैं कि चलिए, आज जो फ़िरका परस्त दरिंदे औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, तो उसी औरंगज़ेब जो बादशाह आलमगीर हैं, उनकी बेटी ज़ीनत-उन-निसा बेगम ने, आज आपको बता दूं कि संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज को पाला था, उनकी परवरिश की थी। और आपको बता दूं कि शाहू महाराज ने अपनी मुँह बोली माँ यानी ज़ीनत-उन-निसा की याद में सितारा में एक मस्जिद तामीर करवाई, शानदार मस्जिद जिसका नाम बेगम मस्जिद रखा गया। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि आज भी वो मस्जिद मौजूद है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मराठी अदाकार हैं किरण माने, उन्होंने एक पोस्ट में ये इंकिशाफ किया है। और उनका ये इंकिशाफ मैं समझता हूँ कि फ़िरका परस्त दरिंदों के चेहरे पर एक ज़ोरदार तमांचा है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि औरंगज़ेब की ये जो बेटी थी बहुत ही रहमदिल बेटी थी, और हमेशा लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बर्ताव करती थी, लोगों की मदद करती थी। तो चुनांचे औरंगज़ेब ने उनकी जो खिदमात थी, अवामी खिदमात, उससे मुतासिर होकर उन्हें बादशाही बेगम का खिताब दिया था। तो आप बादशाही बेगम, आप अंदाज़ा कीजिए कि संभाजी महाराज के बेटे शाहू जी महाराज की परवरिश करती हैं, और ये फ़िरका परस्त दरिंदे औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं। आपको यही बता दूं कि राम पुनियानी, प्रोफेसर राम पुनियानी IIT मुंबई के प्रोफेसर रह चुके हैं, और आज वो तारीख़ का लेक्चर दे रहे हैं, तारीख़ पर लेक्चर दे रहे हैं। वो कहते हैं कि औरंगज़ेब ने, कहा जाता है कि मनादिर मुनहदिम किए हैं, तो जहाँ औरंगज़ेब ने मनादिर मुनहदिम किए हैं, वहीं पर मसाजिद को भी उन्होंने शहीद किया है। और क्यों किया है उसके भी वजूहात है, लेकिन कम से कम 100 ऐसे मनादिर हैं जिसको औरंगज़ेब ने अतियात से नवाजा, जागिरात दिए हैं, और वो उस पर बात नहीं करते ये फ़िरका परस्त, बल्कि सिर्फ औरंगज़ेब के और शिवाजी महाराज के जो दरमियान इख्तलाफात थे, और वो भी सियासी इख्तलाफात, उसको हवा देकर अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं ये उल्लू। जी बिल्कुल। देखिए, तारीख को मस करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। कभी जो है कश्मीर फाइल के नाम से फ़िल्म बनाई जाती है, कभी केरला स्टोरी के नाम से फ़िल्म बनाई जाती है, कभी जो है रज़ाकार के नाम से फ़िल्म बनाई जाती है, कभी जो है अब ये भी जो है छाया नाम की फ़िल्म आई है, जो शिवाजी छावा नाम के शिवाजी महाराज के जो है ज़िंदगी पे वो लोग कहते हैं, लेकिन
उसमें जो जिस तरह से तारीख को मस्क किया गया है उस फिल्म में, और जिस तरीके से जो है एक गंगा जमनी तहज़ीब को जो है मलियामेट करने की कोशिश की गई है, और जिस तरीके के जो है हालात बनाए गए हैं, वो तो जो मतलब ये कि जो इस मुल्क के हकीकत पसंद अवाम हैं वो तो उसको कबूल ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि औरंगज़ेब आलमगीर की फ़ौज में गैर मुस्लिमों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, हिंदुओं की। उसी तरीके से शिवाजी की फ़ौज में भी मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद, कमांडर्स थे, बिल्कुल मौजूद थी। और लड़ाई किसके दरमियान थी? औरंगज़ेब और शिवाजी के दरमियान। तो यहाँ भी हिंदू जो है सिपाही थे, वहाँ भी मुसलमान सिपाही थे, यहाँ भी हिंदू कमांडर थे, वहाँ भी मुसलमान कमांडर थे। तो वहाँ पे लड़ाई मज़हब की नहीं थी, वहाँ पे लड़ाई, जैसा कि आपने कहा, कि एक सियासी लड़ाई थी। तो इस सियासी लड़ाई को आज जिस तरीके से मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरीके से जो है शिवाजी और औरंगज़ेब का नाम लेकर मुल्क का माहौल ख़राब करने की और नई नस्ल के जहन ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वो अफसोसनाक है। आज मैं देख रहा था पार्लियामेंट में जैसा कि जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे डीएमके ने जो है हंगामा किया और कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए बीजेपी जो मसविदा तैयार कर रही है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ शर की बो आती है। तो इस पे देखिए, हुकूमत कह रही है कि जो है हम जो है पॉलिसी को मेयारी बनाना चाहते हैं, एजुकेशन पॉलिसी को। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसी को आप मेयारी बनाना चाहते हैं या नहीं है, यहाँ सवाल ये है कि एजुकेशन पॉलिसी को मेयारी बनाने के नाम पे आप जिस तरीके से तारीख को मस्क कर रहे हैं, जिस तरीके से जो है निसाबी किताबों से चैप्टर्स को आप ख़त्म कर रहे हैं, चाहे वो मुग़लिया दौर के जो है चैप्टर्स हों, चाहे वो जो है किसी मुसलमान बादशाह के तारीख पे मुश्तमिल जो है चैप्टर्स हों, तो निसाब से इन चैप्टर्स को हटाया जा रहा है और आप कहते हैं कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं। तो ये इसी पे डीएमके, आम आदमी पार्टी और दीगर जो है सियासी जमातों ने इसी पे सवाल उठाया है कि आप मुल्क कहाँ जा रहा है। आप जो है गैर ज़रूरी आप इस मुल्क की तारीख को मस्क करने की कोशिश कर रहे हैं, गैर ज़रूरी आप माजी को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं, गैर ज़रूरी आप माजी की जो है कहानियों को झूठी साबित करके, माजी के वाक़यात को झूठा साबित करके आज अपना सियासी मफाद आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक फ़िरका परस्त दरिंदों का सवाल है, फ़िरका परस्त दरिंदे मुग़ल हुक्मरानों को, मुस्लिम हुक्मरानों को निशाना बना रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि मुग़ल हुक्मरानों ने यहाँ पर, आपका अंदाज़ा कीजिए कि हुकूमत की यहीं पर रहे, इस देश को लूटा नहीं बल्कि इस देश को सजाने संवारने में अहम किरदार अदा किया। जबकि अंग्रेज़ जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, ऐसा लूटा कि जिसकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती, उसके बावजूद इन फ़िरका परस्त दरिंदों को ये एहसास भी नहीं है कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को लूटा है। उनके खिलाफ ये बोलने की जरूरत नहीं करते, हिम्मत नहीं करते, ना इनमें कोई ताकत है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ एक अपना मुंह भी खोलें। तो बहरहाल अंग्रेज़ जो लुटेरों की तरह हिंदुस्तान में रहे और लूट कर चले गए हिंदुस्तान, यहाँ तक कि कोहिनूर आज भी बरतानिया में मौजूद है, इनको शर्म नहीं आती, उसके खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठाते। और मुग़ल हुक्मरान जो इनके खुद के रिश्तेदार थे, आपको बता दूं कि 10 जो हिंद वो यानी मुग़ल बादशाहों की माएँ थी वो हिंदू थी। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह ये अपने रिश्तेदारों को ही गालियां देते हैं, लुटेरे कहते हैं, हमला आवर कहते हैं, जबकि इन्होंने ही मुग़ल बादशाहों ने हिंदुस्तान को सजाया संवारा। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी अहम बात यह है कि मुग़लों को किसने बुलाया हिंदुस्तान, ये भी सोचने वाली बात है। और एक अहम बात आपको बता दूं कि औरंगज़ेब, जिसके बारे में कहा जाता है कि औरंगज़ेब जालिम था, जाबिर था, अब अंदाजा कीजिए कि अगर वो जालिम और जाबिर भी होता तो आप देखेंगे कि उस शख्स ने हुकूमत का एक पैसा भी अपने कब्र के लिए इस्तेमाल नहीं किया। 14 रुपये 75 पैसे में उसकी खबर बनती है औरंगज़ेब अलैहिर्रहमा की। और आप देखेंगे कि उन्होंने सारी दुनिया को ये मिसाल पेश की कि हुक्मरान होना तो ऐसा होना चाहिए। आज आप देखिए, नरेंद्र मोदी खुद को फ़कीर कहते हैं, तो फ़कीर के बैंक अकाउंट में जाकर देखिए, उनके असासेजात देखिए कितने होंगे। औरंगज़ेब के असासेजात क्या थे वो अंदाज़ा लगाइए, 14 रुपये 75 पैसे उनके थे। और उन्होंने टोपी बुनकर और कुरान लिखकर वो पैसे जमा किए थे। और उन्होंने वादे तौर पर यह वसीयत की थी कि मेरी खबर पर कोई मकबरा ना बनाया जाए, ताजमहल ना बनाया जाए, या हुमायूं का मकबरा ना बनाया जाए, बीबी का मकबरा ना बनाया जाए, बल्कि मेरी खबर सीधी सादी रखी जाए, एक हिंदुस्तानी की जो खबर होती है आम हिंदुस्तानी की वैसी रखी जाए। तो चुनांचे 14 रुपये 75 पैसे उस खबर की तामीर पर खर्च हुए हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि फ़िरका
पर सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात की तकमील के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अब अंदाजा कीजिए, सज्जा साहब ने जिस तरह कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप जो है वो बीजेपी उसके जरिए हिंदुस्तान की तारीख को मस्क कर रही है। क्या ये पॉलिसी सही है? ये सोचने वाली बात है। आप तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। जो मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी है उनके कारनामों पर पर्दे डाल रहे हैं। मुगल हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को क्या दिया है, किस तरह सजाया है, उसकी तहजीब, गंगा जमनी तहजीब क्या है, उस पर आप तासुब और जानिबदारी के ताफुन ज़दा पर्दे डाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी बहुत अच्छी है। सेल हसनी फार्मूला आप देखिए सज्जा साहब, सेल हसनी फार्मूला के जरिए तमिलनाडु का कहना है कि बीजेपी हिंदी तो यानी थोपने की कोशिश कर रही है गैर हिंदी रियासतों पर। और आप देखेंगे कि जुनूब में हिंदी का कोई रिवाज नहीं है, कोई राज नहीं है, उसके बावजूद भी कौमी जबान के नाम पर हिंदी पढ़ी जाती है। लेकिन हुकूमत चाहती है कि ये हिंदी को लाजिम करार दिया जाए, जबकि आप अंदाजा कीजिए कि मोहन भागवत कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़िए। अगर आज अंग्रेजी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हाल उसी तरह का होगा जिस तरह मुसलमान हुक्मरान रहने के बाद जब हुक्मरानी से बेदखल हुए, उन्होंने अंग्रेजी इसलिए नहीं पढ़ी कि ये मेरे मुल्क की जबान नहीं है, ये मुल्क से गद्दारी होगी, तो ये कहते हुए अंग्रेजी नहीं पढ़ी, लेकिन उसका खुमियाजा आज मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। तो बहरहाल मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि आबादी में इजाफा करें। आबादी में इजाफा, ये मोहन भागवत मुसलमानों से अपील नहीं करते बल्कि अपने मखसूस मजहब के मानने वालों से नुमाइंदगी करते हैं कि आप आबादी में इजाफा करें। अब मोहन भागवत से यह सवाल किया जाए कि आपने कितनी आबादी बढ़ाई है तो क्या जवाब देंगे? उसका जवाब तो मोहन भागवत को देना चाहिए। बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने वाज़े तौर पर कहा था कि आबादी में इजाफा करना चाहिए, क्योंकि मरकजी हुकूमत तासुब जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए जो डिलिमिटेशन है यानी हदबंदी है पार्लिमानी हलकों की, वो दोबारा कर रही है और करना भी जरूरी है। ऐसे में जुनूब की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में घट जाएगी और जुनूब को मरकजी हुकूमत इस बात की सजा दे रही है कि जुनूब ने शरह आबादी पर कंट्रोल के लिए इकदाम किए थे, जबकि शुमाली हिंद में और दूसरे इलाकों में ये आबादी पर कंट्रोल नहीं किया गया। अब एक आंध्र प्रदेश के रुकन पार्लियामेंट है कि अप्पला नायडू, उन्होंने पेशकश की है आबादी बढ़ाने की जुनूबी रियासतों में। खासतौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को यह ऑफर उन्होंने दिया है कि अगर आप 2 तो बच्चे हैं, तीसरा बच्चा पैदा करेंगे, अगर बच्चा होगा वो यानी बेबी बॉय होगा तो वो उसको वो गाय देंगे और लड़की पैदा होगी तो उसको 50,000 रुपए देंगे। ये ऑफर उन्होंने किया है। और आपको बता दूं कि ये जरूरी है, अब आने वाले जो इंतखाबात होंगे वो डिलिमिटेशन के तहत होते हैं तो फिर जुनूब का बहुत बड़ा नुकसान है। जी सजा साहब। जी बिल्कुल, देखिए अभी इस पे भी जो है बड़ी बहस चल रही है डिलिमिटेशन पे जी, कि फिर नए सिरे से जो है पार्लिमानी हलकों की हदबंदी की बात हो रही है। और यकीनन इस बात को लेकर पूरी जुनूबी रियासतें, आंध्र प्रदेश ही नहीं, हालांकि चंद्रबाबू नायडू जो है एनडीए का हिस्सा है और मोदी की सरकार उनकी जो है सपोर्ट पे टिकी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने तशवीश जाहिर की है हदबंदी की जो मनसूबाबंदियाँ हैं उस पर तशवीश जाहिर की है उन्होंने। और तमिलनाडु ने तो बाज़ाब्ता जो है तमिलनाडु की डीएमके हुकूमत ने तो बाज़ाब्ता, डीएमके ने तो जो पार्टी है डीएमके, उसने तो बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है कि हम जो है मुहिम चलाएंगे पूरे तमिलनाडु में और हमारा नारा होगा तमिलनाडु विल फाइट, तमिलनाडु विल विन। जी जी, देखिए आप लोग इतना मतलब एक खुल के वो लोग मैदान में आ गए हैं कि मोदी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि तमिलनाडु जो है फाइट करेगा और तमिलनाडु ही जीतेगा। तो जो है यकीनन बीजेपी का, देखिए मसला यही है बीजेपी का कि जो बुनियादी मसाइल हैं, जो मईशत है, जो है रुपए की कदर है या फिर रोज़गार है या फिर इन चीज़ों पे बीजेपी इन 10 सालों में जो है इन चीज़ों को तबाह ताराज करके रख दिया है बीजेपी ने। इन ना रोज़गार के मौके फराहम किए गए, ना ही जो है आपने माइशत को मुस्तहकम करने का काम किया, ना ही छोटे कारोबारियों को आपने जो है कोई सपोर्ट दी, बल्कि आपने बड़े सरमायाकारों को मौके दिए, गैर मुल्की सरमायाकारों को जो है यहाँ पे सरमायाकारी के मौके दिए, जिसके नतीजे में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े जो है सरमायाकार यहाँ पे आ गए हैं। किसान खुद तशवीश में है, परेशान हैं कि उनके अनाज को कैसे जो है मंडियों में लाया जाए। हुकूमत ख़रीदने को तैयार नहीं है और हुकूमत चाहती है कि वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही जो है अपना माल बेचें और चुनिंदा लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक अपना अनाज उगाएं। मतलब है कि आप यहाँ गेहूँ उगाते हैं तो
अमेरिका में या फिर जो है यूरोप में क्या डिमांड है, वो उस चीज़ को मतलब है कि उस अनाज को उगाने के लिए आपको हिदायत दी जाएगी, आप उगाएंगे, वरना आपका बिल्कुल आप अनाज नहीं खरीदेंगे। जी जी। तो ये जिस तरह के हालात इस मुल्क में हैं, इन हालात को लेके बहुत तशवीश पाई जाती है। तो इन हक़ाइक़ पे पर्दा डालने के लिए हिंदी या फिर NEP या फिर वक्फ बोर्ड या फिर जो है इस तरह की जो है मसाइल पैदा करके, ना वक्फ बोर्ड से इस मुल्क के अवाम का कुछ लेना देना है, ना हिंदी से इस मुल्क के अवाम का कुछ लेना देना है, ना NEP से इस मुल्क के अवाम का कुछ लेना देना है। 70 साल से जो है हमारे पास तालीमी पॉलिसियाँ चल रही हैं। आज हिंदुस्तान चांद पे गया है तो आपकी इस नई पॉलिसी की वजह से नहीं गया है। हम जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अब तक हासिल करते आए हैं, उसी की बुनियाद पे तो हमने जो है मिसाइल बनाए, उसी की बुनियाद पे तो हमारे जो है सेटेलाइट्स खला में पहुँच चुके हैं, उसी की बुनियाद पे तो हमने इसरो कायम किया, उसी की बुनियाद पे तो हम तरक्की की नई बुलंदियाँ हासिल कर रहे हैं। और आप जो है आज आके जो है आप जो है एक नई जो है कहानी सुना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इंतशार बर्पा करके लोगों को जो है उनकी बुनियादी ज़रूरतों से जो है तवज्जो हटाने की एक बहुत बड़ी साजिश लगती है। और आप देखेंगे कि ये लोग जो फिरका परस्त दरिंदे हैं उनको ये उन्हें भी बेनकाब करना जरूरी है। कांग्रेस का खुसूर है सज्जा साहब, कांग्रेस अगर चाहती है तो इनके कई ऐसे गलतियां हैं, कई ऐसे काम हैं जिन्हें बेनकाब किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि गाय का जो गोश्त है सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है बैरून मुमालिक को। तो क्या कांग्रेस ये नहीं कह सकती कि देखिए मोदी हुकूमत सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट कर रही है? अगर बीफ पर पाबंदी की बात बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स करते हैं तो फिर बीफ सबसे ज्यादा हिंदुस्तान से कैसा एक्सपोर्ट हो रहा है? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है और इसको बेनकाब करना बहुत जरूरी है। आप चमड़े का कारोबार जो करते हैं, कहते हैं कि जानवरों के खिलाफ इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, ये बीजेपी हुकूमत में हो रहा है। तो बीजेपी क्या कर रही है ये कांग्रेस को बताना चाहिए। आज ये कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि किस तरह बीजेपी ने तारीख को मस्क कर दिया है और आरएसएस की मदद से वो आज दस्तूर को भी बदल सकती है, तहफुजात को खत्म कर सकती है। दलितों के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने नाफिज किए थे, मुतारिफ करवाए थे, तो ये भी कांग्रेस का काम है कि बीजेपी के खामियों को इस तरह बेनकाब करे कि वो शर्मिंदा होकर रह जाए, पशेमान होकर रह जाए। आवाम को पता चल जाए कि बीजेपी की हुकूमत जानबूझकर मुल्क को तरक्की की जानिब ढकलने की बजाय तरक्की नहीं बल्कि तबाही और बर्बादी की तरफ ढकल रही है। और यही हकीकत है। जब तक मजहब की बुनियाद पर यहाँ पर लोगों को तकसीम किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर मुश्किल में रहेगा, यकीन मानिए कि मुल्क बदनाम हो जाएगा और इस बदनामी का जो टोकरा है वो मोदी हुकूमत के सर जाएगा। कहने का मतलब यह है कि मोदी हुकूमत जो कुछ भी कर रही है सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों को के नाम पर, मुसलमानों को बदनाम करने के नाम पर वो अपना उल्लू सीधा कर रही है। बहरहाल एक और खबर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक रियासती हुकूमत तेलंगाना से है। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है, आप अच्छी तरह जानते हैं। और राशन कार्ड्स की जो दरखास्तें दाखिल की गई हैं उनकी वेरिफिकेशन प्रोसेस यानी जो तस्दीक है उसका अमल शुरू हो चुका है। और जो दरखास्तें मैं बात कर रहा हूं, जो दरखास्तें मी सेवा के जरिए दाखिल की गई हैं उनका जो हालिया अरसे के दौरान उनका वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है। और सिविल सप्लाईज के जो अहदेदार हैं वो घर घर पहुंचकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं। डोर टू डोर वेरिफिकेशन का अमल जारी है। तो पहले ये जो वेरिफिकेशन के लिए अहदेदार आएंगे वो ये देखेंगे कि आपके घर में कितने गाड़ियां हैं, कितनी कारें हैं या कार के आप मालिक हैं। और फिर ये भी देखेंगे कि माहाना आपका जो बिल है बिजली का वो कितना आ रहा है। लेकिन इनको ये बताना जरूरी है सिविल सप्लाईज अहदेदारों को, गरीब भी होता है तो 2000-3000 बिल भर रहा है, ये इसलिए भर रहा है कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। इसके अलावा इसलिए भर रहा है कि वो दियानतदार है, वो किसी तरह की डंडी मारना नहीं चाहता। तो बहरहाल ये पॉइंट भी सिविल सप्लाईज अहदेदारों को जहन नशीन रखनी चाहिए। और दूसरी आपको बता दूं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान तकरीबन 89,90,000 जो है वो राशन कार्ड जारी किए गए थे, जिससे तकरीबन 2,81,00,000 अफराद ने इस्तेफादा किया। इसके अलावा आपको बता दूं प्रजा पालना है, प्रजावानी है, गुरु ग्राम सभा है और बाद में मी सेवा सेंटर की जानिब से ये दरखास्तें दाखिल की गई। नए राशन कार्ड पर हुकूमत तेलंगाना ने फाइन राइस और जो अशिया ज़रूरिया है वो देने का ऐलान किया है। आपको ये भी बता दें कि 20 लाख ऐसी दरखास्तें भी मौसूल हुई है जिसमें कहा गया है कि नाम शामिल करें या नामों को खारिज करें। इस तरह की भी खबरें आई है। और आपको अहम बात बता दूं कि उगादी तक ये राशन कार्ड जारी किए जाने का इम्कान है, ये कहा जा रहा है। जी सज्जा साहब, ये देखिए यकीनन एक नई सरगर्मी शुरू हो गई है रियासत में
नए राशन कार्ड जारी करने के लिए तनक़ी का अमल शुरू हो चुका है। तो यकीनन आपने जो है अहम नुकात की तरफ जो है तवज्जो दिलाई है कि छोटी छोटी बातों पे तवज्जो देने के बजाय कार है, गाड़ी है, नहीं है, सारा का सारा आधार के थ्रू आप तक ये डेटा आ जाता है। जरूरी नहीं है ये आपको आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड नंबर मारेंगे तो उस आधार कार्ड के थ्रू आपको मालूम हो जाएगा कि एक शख्स के पास जिसने अप्लाई किया है उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, कितनी कारें हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इन चीज़ों पे तवज्जो देने के बजाय आप सिर्फ ये देखिए कि वो बंदा जिसने अप्लाई किया है वो उस घर में मौजूद है या नहीं, बस इतना आप देख लेंगे तो ये काफ़ी होगा। वरना जो है आप जिस तरीके से जो है ये मतलब एक तरक्की के नाम पे अगर आप इस तरह की जो है हालात पैदा करेंगे तो फिर ये जो है हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़गी का बायस बनेगा। बिल्कुल आपने सही किया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताता हूँ एक खबर और है और हम ये खबर सुनाते हुए अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। हैदराबाद का एक पॉश इलाका है बंजारा हिल्स रोड नंबर 22 पर एक मकान में, जबकि मकान के जो मकीन थे वो शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गए थे। वहाँ काम करने वालों ने ये शुबा किया जा रहा है कि 3 ख़वातीन ने हाथ साफ़ कर दिया और तकरीबन 75 लाख रुपए के जेवरात और बैरूनी करेंसी लेकर फरार हो गए। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज कर दिया और कहा है कि JV शेखर रेड्डी के घर में ये वारदात पेश आई और पुलिस उन 3 ख़वातीन यानी घरेलू जो मुलाजिमाएँ थी उनकी तलाश कर रही है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।